हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट विनियोग खाते। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि विनियोग क्या होता है, उसके बाद उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है वो हम समझेंगे। विनियोग मीन्स होता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। यदि हम हमारे पास रखा हुआ अतिरिक्त पैसा, हमारी जो जरूरतें हैं, आवश्यकता है, उनको पूरा करने के बाद यदि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाता है, उस अमाउंट को यदि हम और अधिक आय कमाने के लिए, एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए यदि हम पैसे को यूज करते हैं तो वो कहलाता है आपका विनियोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी जो है इनकम 1,00,000 रुपए है और मेरा एक्सपेंडिचर जो है 80,000 है। अब मेरे पास 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा रखा हुआ है। अब इसको यदि मैं बैंक में जमा करती हूँ तो बैंक में मैं जमा करूंगी तो मुझे वहां से क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो क्या कहलाएगा? विनियोग। और यदि इस पैसे को जो है मैं किसी खर्च कर दूं, किसी भी शॉपिंग में खर्च कर दूं जहां से मुझे कुछ भी इनकम नहीं जनरेट होने वाली है, आय नहीं होने वाली है, तो हम उसे विनियोग नहीं कहेंगे। तो विनियोग होता है और अधिक आय कमाने के लिए लगाया गया पैसा, और व्यक्ति जो है अधिक आय कमाने के लिए और भविष्य की सुरक्षा की दृष्टि से जो है विनियोग करता है। तो विनियोग में हमें हमेशा एक चीज की क्या गारंटी रहती है कि हमें एक्स्ट्रा और इनकम होगी। क्लियर? तो ये होता है हमारा विनियोग, इन्वेस्टमेंट। इसके बाद विनियोग खाता। हम यहाँ पे चूंकि अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो विनियोग खाता क्या होता है, हम यहाँ विनियोग खाता कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? तो विनियोग खाता होता है जहां भी हमने पैसा लगाया है उससे, उसको खरीदने बेचने से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उस चीज को जानने के लिए, उस अमाउंट को जानने के लिए हम विनियोग खाता बनाते हैं। इसके बाद आता है प्रकार, विनियोग के प्रकार। विनियोग जो होता है इन्वेस्टमेंट दो प्रकार से आप कर सकते हैं। एक आपका होता है सरकारी प्रतिभूति में, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और एक होता है आपका नॉन गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। गवर्नमेंट में जो है 3 टाइप होते हैं फिर, सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की, जो केंद्र सरकार इशू करती है यदि आप उस किसी स्कीम में पैसा लगाते हैं। दूसरी होती है राज्य सरकार। राज्य सरकार मतलब मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार, दिल्ली सरकार, उनकी यदि किसी स्कीम में आप पैसा लगाते हैं तो वो होते हैं आपके राज्य सरकार की। तीसरा होता है आपका स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद, यदि इनकी प्रतिभूतियों में आप पैसा लगाते हैं जहां से आपको इनकम होती है तो वो होती है स्थानीय स्तर की। अब आती है गैर सरकारी। तो प्राइवेट में जो है आपका, प्राइवेट सेक्टर में सारी जितनी भी कंपनीज हैं, इनके अलावा जितनी भी कंपनीज चल रही हैं, उनके यदि अंशों में और ऋण पत्रों में, प्रतिभूतियों में आप पैसा लगाते हैं और इनकम अर्न करते हैं तो वो कहलाती है आपकी गैर सरकारी प्राइवेट प्रतिभूतियां। तो ये जो चीज है आपकी बेसिक, विनियोग क्या होता है, विनियोग खाता हम क्यों बनाते हैं, और प्रकार। अब जब हम इसकी अकाउंटिंग की बात करते हैं, विनियोग खाते की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन फैक्टर होता है या सबसे मेजर फोकस फैक्टर होता है वो होता है ब्याज। 2 कंसेप्ट जो है इसमें चलते हैं, ब्याज, इंटरेस्ट। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि हम जो पैसा अधिक अर्निंग के लिए लगाते हैं तो वो हमें किस रूप में मिल सकता है? ब्याज या लाभांश, डिविडेंड के रूप में। रिटर्न जो मिलेगा हमको, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? ब्याज। इसके अलावा शेयर मार्केट आप लोगों ने सुना होगा, तो शेयर मार्केट में आप यदि अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां आपको डिविडेंड मिलेगा। यदि आप डिवेंचर्स में, ऋण पत्रों में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसके बाद जो है इसमें होता है, जब आप पैसा लगाते हैं तो डेफिनेटली 2 वर्क जरूर करेंगे, क्रय और विक्रय। खरीदेंगे और बेचेंगे। ठीक है। आपने यदि जो है प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज खरीदी हैं तो आप उनको खरीदेंगे भी, और जब आपको लगेगा कि प्रॉफिट हो रहा है तो आप उनको बेचेंगे, क्योंकि आपका मेन मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना।
तो जब यहाँ पर ये खरीदने और बेचने की बात आती है तो इसमें जो कंसेप्ट आपको फोकस ध्यान रखना है, ब्याज सहित और ब्याज रहित। ब्याज रहित, कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। तो ये कंसेप्ट जो है हमें यहाँ पे बहुत डिटेल में समझना होगा। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट इस चैप्टर में हमको रहता है, वो जो रहता है वो है ब्याज सहित और ब्याज रहित, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। इसमें दो कंसेप्ट रहेंगे हमारे, क्रय और विक्रय। इसमें भी सेम रहेगा, क्रय और विक्रय। इस कंसेप्ट को हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से मैं आपको दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो बताती हूँ। तो हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं। 1 मई 2014 को एक्स ने 1000 ऋण पत्र @100 140 रुपए प्रति की, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 7% प्रति की दर से ब्याज सहित खरीदे। ब्याज सहित खरीदे। ब्याज भुगतान 30 सितंबर और 31 मार्च को किया जाता है। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो है जनरली सिक्योरिटीज पे, प्रतिभूतियों पे ब्याज साल में 2 बार दिया जाता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं ब्याज सहित। सिंपल यदि हम वर्ड मीनिंग पे जाए तो इसका अर्थ होता है कि जब क्रेता ने खरीदा, हमने खरीदा, तो जो अमाउंट हमने पे की उसमें ब्याज शामिल है, हमने ब्याज के भी पैसे चुकाए हैं। ऐसा ही यदि हम विक्रेता की नजर से देखें, सेलर की नजर से देखें, तो इसका क्या अर्थ होगा, यदि हम बेच रहे हैं तो क्या अर्थ होगा कि हमने जो बेचा है उसमें ब्याज के पैसे भी लिए हैं सामने वाले से, उसमें ब्याज भी शामिल है। अब इस क्वेश्चन में हम देखें कि 30 सितंबर और 31 मार्च जब हम बेचेंगे तो उस तिथि पर, उस डेट पर कितना ब्याज बनता था, उस ब्याज को हमको सिर्फ अलग करना है और कुछ नहीं है। देखिए अब यहाँ पे 1000 ऋण पत्र है, 7% है, 7% वाले हैं। तो जब भी आपको ये परसेंट दिया रहेगा, अंश लिखे हो, प्रतिभूति लिखी हो, कुछ भी लिखा हो, यदि प्रतिशत है तो ये किस चीज को बता रहा है, ब्याज को। ये इंटरेस्ट की रेट है। 100 रुपए वाले और 140 रुपए वाले, ये होती है, इसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, अंकित मूल्य, ठीक है। और ये होता है हमारा बाजार मूल्य। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ब्याज की गणना करेंगे वो हमेशा अंकित मूल्य पे की जाती है, ठीक है, प्रिंट प्राइस पे की जाती है। अब यहाँ पे देखिए हम पहले मूल्य निकाल लें, एक एक स्टेप हम करते चलते हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। तो ये जो है हमारा 1000 गुणित 100, ये क्या हो गया, 1 लाख रुपए हमारा अंकित मूल्य हो गया, फेस वैल्यू, ठीक है, प्रिंट प्राइस। फिर 1000 गुणित 140, 140 रुपए प्रति की दर से खरीदे हैं, तो ये क्या हो गया, 1,40,000 रुपए हमारा हो गया बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस। हमें रेट कितनी दी हुई है, 7% जो है रेट दी हुई है। अब देखिए 30 सितंबर और 31 मार्च है, 30 सितंबर और 31 मार्च। हमारी जो डेट आ रही है वो 1 मई है। अब देखिए 1 मई मतलब मार्च वाला ब्याज जो है हम खरीद रहे हैं, तो हम खरीदने मतलब हम क्रेता हैं इस नजरिए से सोचेंगे कि हमने 1 मई को खरीदे, तो जो सेलर है, विक्रेता है, उसने 31 मार्च का ब्याज ले लिया होगा, 31 मार्च का ब्याज ले लिया होगा, तो अप्रैल
एक महीने का ब्याज जो है वो क्या हो रहा है, जब हम खरीद रहे हैं तो वो कौन लेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है ब्याज सहित खरीदे। इसका मतलब है हमको अकाउंटिंग के नजरिए से एक महीने का ब्याज जो है वो अलग निकालना है। तो अब इसको समझ लीजिए। तो हमेशा जो है ब्याज सहित में या ब्याज रहित दोनों में जो है आपको क्या लिखना है, अंतिम ब्याज घोषणा तिथि से क्रय करने की तिथि। तो यदि मैं अंतिम ब्याज घोषणा तिथि जो है अपनी क्रय तिथि से चेक करना, तो मेरी जो है 1 मई है, तो इसके जस्ट पहले कौन सी आई होगी, 31 मार्च। ठीक है ना, क्लियर। तो कितने महीने हो रहे हैं हमारे, 31 मार्च, मार्च तो गया, अप्रैल, 1 मंथ हो रहा है। इसका मतलब है हम जो है हमारा जो फेस वैल्यू है 1 लाख रुपए जो हमारी फेस वैल्यू है, इस पे परसेंट का 7 ये तो हम करते ही हैं, और अपॉन में 1/12। क्लियर ये चीज। हमेशा हम इस तरीके से, यदि मैं यहाँ पे बोलती कि मेरी जो क्रय की तिथि है, पहले हम इसको निकाल लें फिर मैं आपको सेकंड फ्रेम करती हूँ। तो 1 लाख का 7% हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7,000। ठीक है, और फिर हम इसको लेंगे 1/12, 7,000 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ रहा है समथिंग 583.33। अब ब्याज सहित में हम क्या करते हैं कि ये जो अमाउंट है हमारी 1000 है, और लिखेंगे तो हम 140। ध्यान देना, निकालने के लिए हम हमेशा फेस वैल्यू को यूज करेंगे, लेकिन जब हम लिखेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, जिसको हम अभी बाद में समझने वाले हैं, उसमें हमारी जो है क्या चीज होगी, ब्याज सहित में हमको क्या करना है, हमारा जो मार्केट प्राइस है 1,40,000, उसमें से हम माइनस कर देंगे 583.33, तो ये हो जाएगा हमारा -1,99,416। तो ये इस तरीके से जब ब्याज सहित होता है तो उसमें हमको बाजार मूल्य में से ब्याज को घटाना होता है। इसी को मैं बोल दूं ब्याज रहित, तो क्या करूंगी मैं, इसको घटाऊंगी नहीं, इसको जोड़ दूंगी अलग से। 1,40,000 और प्लस कर दूंगी मैं 583.33, तो ये हो जाएगा मेरा 1,40,583.33। अलग से मैं ब्याज को जोड़ूंगी, ब्याज रहित और ब्याज सहित में। मतलब कैलकुलेशन तो हमको वैसे ही करनी है, सिर्फ जब हम ये वाली अमाउंट निकालेंगे तो ब्याज सहित कम इंटरेस्ट में हमको ब्याज को घटाना है, और ब्याज रहित में हमें इंटरेस्ट को अलग से जोड़ना है, जो हमारी बाजार मूल्य उसमें जोड़ना है। अब मैं आपको डेट और चेंज करके बताती हूँ। मान लीजिए हमारी जो परचेज की डेट दी है, यहाँ 1 मई दी हुई थी, मैं इसको ले लेती हूँ 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर की जगह हम ले लेते हैं दिसंबर। 1 दिसंबर को खरीदे, तो क्या अंतर आएगा, देखो मेरी खरीदने की तिथि क्या हो जाएगी, 1 दिसंबर। अब दिसंबर के जस्ट पहले वाली ब्याज की तिथि, तो 1 दिसंबर के पहले की ब्याज की तिथि हमारी कौन सी रहेगी, 30 सितंबर। तो ये मैं चेंज कर लूंगी 30 सितंबर। तो अब हमको इस टाइम पीरियड को देखना है, तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने हो रहे हैं, तो ये मेरी कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा, 2 मंथ आ जाएगा। तो हमेशा हमको ब्याज सहित और ब्याज रहित कोई सी भी कैलकुलेशन करनी है, जो टाइम पीरियड हमको हमेशा लेना है वो कौन सा लेना है, ये वाली चीज हमेशा ध्यान रखो। सबसे पहले आप ढूंढ लो कि अपनी परचेज डेट क्या है, या यदि विक्रय कर रहा है तो कौन सी डेट पे सेल कर रहा है वो लिख लो, और उसके पहले जस्ट पहले उसकी इंटरेस्ट डिक्लेरेशन की डेट, तो ये आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। उन दोनों के बीच के टाइम पीरियड के इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। दूसरी चीज, ब्याज जो हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो फेस वैल्यू पे होता है,
मार्केट वैल्यू पे एंट्री होती है। जो कैलकुलेशन हम प्लस माइनस करते हैं वो मार्केट वैल्यू की होगी, लेकिन जो कैलकुलेशन होगी वो प्रिंट प्राइस की होगी, फेस वैल्यू की होगी। तो ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की कंसेप्ट देखेंगे। थैंक यू।